हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जनरल अफेयर्स। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आपने सुना होगा कि आजकल न्यूज़ में आ रहा है टाटा ने और रिलायंस ने जॉइंट वेंचर शुरू करना है पीएलआई स्कीम के अंडर जापानीज़ कंपनीज़ के साथ। और आपने काफ़ी सुना होगा कि इंडिया में होंडा भी स्वैपेबल बैटरीज पे टेस्टिंग करेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफ़ी प्रमोशन मिल रहा है। फेम स्कीम के बारे में सुना होगा। तो आज हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। जो पर्सपेक्टिव्स, जो पहलू हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं, पहले टेक्निकल चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले व्हाट आर ईवीज़, उन पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं। फिर उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ईवी वर्सेस जो अभी पेट्रोल डीजल पर आईसी इंजन व्हीकल्स चलती हैं। आईसी इंजन व्हीकल्स कंबस्टिबल व्हीकल्स भी कह सकता हूँ मैं उन्हें, और इंटरनल कंबस्टिबल इंजन्स भी कह सकते हैं, जो अभी पेट्रोल डीजल पे चलती हैं। कुछ मॉडिफिकेशंस जो आ सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उनके ड्रॉबैक, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिमिटेशंस, इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, और गवर्नमेंट ने अभी तक जो काफ़ी विजनरी पॉलिसीज़ बनाई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, उसके बारे में भी बताऊंगा। और हाँ, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड इंडिया में। तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं क्या? अभी कंबस्टिबल इंजन्स जो यूज़ होते हैं, जो भी रोड पे चलते हैं, उनके ये काउंटर पार्ट्स हैं, उनको ये रिप्लेस करने के लिए डेवलप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो तो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये पेट्रोल डीजल पे नहीं चलते, ये इलेक्ट्रिक पावर पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी बैटरीज़ को चार्ज करती हैं, और बैटरीज़ अल्टीमेटली ड्राइव करते हैं इंडक्शन मोटर को। मैं सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब करूँगा बिल्कुल आसान शब्दों में। अब इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? मतलब अपनी बैटरीज़ को हम इलेक्ट्रिक पावर से चार्ज करेंगे, जो कि हम चार्जिंग स्टेशन पे कर सकते हैं। ये है हमारी लिथियम आयन बैटरीज़, और लिथियम आयन बैटरीज़ का स्कोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है पूरे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। कम से कम 45% बैटरीज़ जो बनी थी वो लिथियम आयन से ही बनी थी 2019 में अपनी कंट्री में। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से हल्का सा साइड में जाते हुए एप्लीकेशन अगर देखा जाए कि रोल्स क्या होते हैं इंजीनियर्स के, जैसे काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स का रोल और भी कम हो जाएगा इधर। बट ऐसा होना है, लेकिन 100% ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप मैकेनिकल इंजीनियर्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के। सिर्फ इंजन बनाना नहीं होता, जो कि हमारे अभी के इंजन्स में हो रहा है। और जब बैटरीज़ वाला इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएगा तब नहीं होगा इंजन पे काम, वो तो मैं समझ सकता हूँ। बट उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है, उसकी स्टेबिलिटी व्हीकल की, वो मैकेनिकल इंजीनियर्स काम करते हैं। डायनेमिक स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, डिज़ाइन ऑफ चेसिस पे काम करते हैं, मोटर्स को कहाँ पे प्लेस करना है, कितना वेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो डिज़ाइन करते हैं। कूलिंग सिस्टम को, उसकी कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होता है, तो हीट को जो ट्रांसफ़र कर सकें बाहर की तरफ, व्हीकल से बाहर एटमॉस्फेयर पे, वो सारी चीज़ें देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। कूलिंग की कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करना उनका काम होता है। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे रोल्स हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। अब क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम इतना प्रमोट कर रहे हैं और पूरा वर्ल्ड प्रमोट कर रहा है? क्योंकि भाई अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बेंगलोर में जो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी ने सर्वे किया था, तो पता चला था कि अप्रॉक्सीमेटली
1200 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एक दिन में और 4 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ होता है अभी जो व्हीकल्स चल रही हैं उनके थ्रू, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑटो रिक्शाज जिन्हें हम ऑटो बोलते हैं उनके थ्रू। मैं आपको बता देता हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही पॉल्यूटेंट गैसेस होती हैं। इनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ इतने हाई अमाउंट में किया जाता है व्हीकल्स के थ्रू से। तो एक तो हम अगर रिप्लेस करते हैं कम्बस्टिबल व्हीकल्स को तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो विज़न है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा एक और फ़ायदा है कि ऑटोमेशन और एडवांसमेंट, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुआ वो चीज़ें और भी कंफर्टेबल बनाता गया, वैसे ही इधर भी ऑटोमेटिक ड्राइविंग और हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकते हैं, इसलिए उस ईवीज़ को लाया जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल डीजल नहीं यूज़ करते, फॉसिल फ्यूल्स पे भी हमें कम प्रेशर करना है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिप्लीट हो रही हैं, एक रीज़न ये हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब एक्चुअली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काम कैसे करते हैं ये देख लीजिए। मैं अगर आपको बेसिक ढांचा बेस दिखाऊं इलेक्ट्रिक व्हीकल का, कुछ इस तरह दिखता है। अब ये एक्चुअली में काम कैसे करते हैं। पावर, किसी भी मशीन को या किसी भी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है। आप बुलॉक कार्ट ले लो तो बुलॉक कार्ट में पावर कौन दे रहा है, बुलॉक दे रहा है, बैल दे रही है। और अगर आप बात करो साइकिल, बाईसाइकिल आप ऑपरेट करते हो, बाईसाइकिल चलाते हो तो उसमें पावर कौन जनरेट कर रहा है, ह्यूमन कर रहा है। जो अभी जो पेट्रोल डीजल व्हीकल्स जो चल रहे हैं उनमें पावर कहाँ से आ रही है, उनके कंबस्शन से आ रही है, पेट्रोल और डीजल के कंबस्शन से पावर आ रही है। बट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर आएगी वो कहाँ से आएगी, वो इलेक्ट्रिक पावर हमें मिलेगी बैटरीज से, लिथियम आयन बैटरीज मेनली। अब देखिए, किसी भी बैटरी के 3 पार्ट होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स और एक इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड जो बनता है वो होता है लिथियम से, लिथियम से बनता है एनोड। और कोबाल्ट निकल लिथियम के मिक्सचर से बनता है आपका कोई एनोड कोबाल्ट लिथियम निकल के मिक्सचर से भी बनते हैं। और जो कैथोड बनता है आपका ग्रेफाइट से बनता है। ग्रेफाइट मतलब कार्बन से, ग्रेफाइट में मेनली कार्बन होता है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें लिथियम आयन का कोई सा भी सॉल्ट सॉल्यूशन लिया जाता है। तो बैटरी के बारे में मैं आगे भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगा, मैं सिर्फ इधर ब्रीफ में बताना चाहता था बैटरीज में कौन कौन से कंपोनेंट, लिथियम आयन बैटरी स्पेशली जो कि आजकल ईवीज़ में यूज़ हो रही हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स में क्या क्या यूज़ होता है। अब पावर को हमें अगर ट्रांसमिट करना है तो हम व्हील्स तक पहुंचाना है हमें पावर को, तो हम कैसे पहुंचाएंगे। हमें फोर्स मिलेगा जो इंडक्शन मोटर से मिलेगा। पावर लेगा कौन, इंडक्शन मोटर। कहाँ से लेगा, लिथियम आयन बैटरी से लेगा। उसको व्हील्स तक पहुंचाना है हमें, वो इंडक्शन मोटर, ये देखिए इस फिगर में हमारा इंडक्शन मोटर है, रेड वाला पार्ट, रेड वाला कंपोनेंट है इंडक्शन मोटर। ये व्हील्स तक रोटेशनल मोशन ट्रांसमिट कर देता है। अब मोशन तो पहुंचा रहे हैं हम पावर लेके बैटरी से, बट उस मोशन को हमें मतलब व्हील्स की स्पीड और डायरेक्शन को भी तो कंट्रोल करना है। वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे इन्वर्टर की और माइक्रो कंट्रोलर की हेल्प से। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ डिटेल में। मैं इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करूँगा, बस आप ध्यान से फिगर की तरफ देखिए। माइक्रो कंट्रोलर है ये है इन्वर्टर।
बैटरीज पावर डीसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उन्हें जो करंट मिलेगा इंडक्शन मोटर को वो डीसी फॉर्म में मिलेगा। बट हम इंडक्शन मोटर तो एसी करंट लेता है, एसी करंट पे ऑपरेट होता है। तो इन्वर्टर लगाते हैं हम, ये रहा इन्वर्टर। इन्वर्टर लगाने से डीसी करंट एसी करंट में चेंज हो जाएगा और वो सप्लाई हो जाएगा इंडक्शन मोटर को। अब इंडक्शन मोटर की स्पीड और डायरेक्शन और बहुत सारी फैक्टर्स कंट्रोल होंगे माइक्रो कंट्रोलर से। ये है माइक्रो कंट्रोलर। सारे कंपोनेंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रीफ में है। बैटरी से पावर मिली, पावर गई इन्वर्टर के पास क्योंकि वो डीसी पावर थी, डीसी करंट था, डीसी करंट को चेंज किया एसी करंट में इंडक्शन मोटर ने। हमारे घरों में भी इन्वर्टर ऐसे ही काम करते हैं। एसी करंट डीसी करंट दोनों में ट्रांसमिशन करना इन्वर्टर का काम होता है। जब लाइट चली जाती है तो बैटरी से वो पावर लेते हैं। अब पावर लेते हैं वो डीसी फॉर्म में, और लेकिन हमारे घरों में जो अप्लायंसेस चलते हैं वो एसी पावर से चलते हैं, तो वो कन्वर्ट कर देते हैं। होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। मोटर्स, इंडक्शन मोटर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जैसा मैंने बताया आपको। इंडक्शन मोटर के अलावा भी हम परमानेंट मैग्नेट मोटर्स का यूज़ कर सकते हैं, बट उसके ऊपर इंडक्शन मोटर का काफ़ी एडवांटेज होता है। परमानेंट मैग्नेट मोटर्स के ऊपर एडवांटेजेस लाइक हीट कम डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं ये, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये वर्क कर सकते हैं। तो इंडक्शन मोटर का हम यूज़ करते हैं जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। अब हम जान लेते हैं इंडक्शन मोटर कैसे काम करते हैं। काफ़ी टेक्निकल पार्ट रहेगा ये। इंडक्शन मोटर के मेन दो कंपोनेंट्स मैंने आपको इधर दिखा दिए हैं। एक है स्टेटर, स्टेटर नाम से ही समझ पा रहे होंगे स्टैटिक रहता है, ये मूव नहीं करता। अगला है रोटर, रोटर जो कि एंड रिंग से इधर कनेक्टेड है, देख सकते हैं आप। आई थिंक रोटर नाम से पता चल पा रहा होगा, रोटेट करता है और यही रोटेशन वो आगे दे देता है व्हील्स तक। ठीक है, तो अब होता क्या है कि बैटरी से हमें करंट मिला, वो गया स्टेटर पे। हमने सेकेंडरी स्कूल फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि जब करंट एसी करंट फ्लो करता है कंडक्टर्स पे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जनरली मोटर्स में 4 पोलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये देखिए 4 पोलर मतलब 4 पोल्स हैं, जिसके सिंपली नॉर्थ साउथ पोल एक मैग्नेट का पार्ट होता है, इसमें 4 पोल्स हैं। अब हमने माइकल फैराडे के बारे में भी सुना होगा, निकोला टेस्ला के बारे में भी सुना होगा, उनका नाम तो होपफुली हमने सुना ही है। तो माइकल फैराडे का जो प्रिंसिपल दिया गया था एक, कि भाई जब एसी करंट फ्लो होगा कंडक्टर में तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर एसोसिएट कर रही है रोटर में जो कंडक्टिंग पार्ट थे उससे एसोसिएट करेगी, और वो एसी करंट तो वेरी करता है, हम सबको पता है। तो वेरिंग करंट अगर जनरेट होता है कंडक्टर्स में फ्लो होता है तो वो जनरेट कर देता है इंड्यूस्ड करंट रोटर के कंडक्टर्स में। ये रहा इंड्यूस्ड करंट, देखिए रोटर था, इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड करंट ये दोनों आपस में अगर एसोसिएट करेंगे तो फोर्स मिल जाता है हमें रोटर पे, तो रोटर घूमने लगता है। रोटर बहुत ज़्यादा स्पीड से शुरू से ही घूमने लगेगा, क्योंकि ये जो जितना भी प्रोसेस हुआ ये सब विद इन फ्यू सेकेंड्स हुए। आप खुद सोचिए हमारे घरों में जो एसी करंट तक आता है वो 60 हर्ट्ज़ 50 हर्ट्ज़ 60 हर्ट्ज़ इन यूएसए, 50 हर्ट्ज़ इन इंडिया, इतनी फ्रिक्वेंसी से आता है। मतलब कि हमारा जो करंट है वो 50 साइकिल्स लगा रहा है 1 सेकंड में। तो करंट भी बहुत तेज़ी से वेरी कर रहा है, बहुत तेज़ी से चक्कर मार रहा है। तो ये सारा प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है, रोटर बहुत स्पीड से घूम सकता है विद इन सेकेंड्स। तो
और पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड थी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी रोटर की स्पीड से। क्यों? क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डेवलप हुआ है, तो वो एक तरह से सन है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फादर है, वो हमेशा ज़्यादा ही तेज़ी से मूव करेगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे क्यों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड रोटर स्पीड से ज़्यादा होती है। अब हाँ, बात आती है कि भाई मैंने बताया था आपको कि हम व्हील्स की स्पीड और मोटर की स्पीड हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करते हैं? जो फ्रिक्वेंसी होती है एसी करंट की, उसको हम वेरी करते हैं। उसको वेरी करने से हमारा रोटर का स्पीड वेरी होता है। मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रोटर की स्पीड बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी घटाएंगे तो रोटर की स्पीड घटेगी। इंडक्शन मोटर का फंक्शन तो समझ गए होंगे आप। अब इन्वर्टर एंड माइक्रो कंट्रोलर की तरफ बढ़ते हैं। इन्वर्टर एंड माइक्रो कंट्रोलर के कॉम्बिनेशन को हम ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं, और बिल्कुल सही कहा गया है। ये ब्रेन क्यों है मैं आपको बताता हूँ। ये एटलीस्ट 4 to 5 बहुत एसेंशियल फंक्शंस कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के। पूरे व्हीकल की स्पीड बढ़ाना घटाना यही कंट्रोल करता है। जो फ्रिक्वेंसी मैंने बताया आपको एसी करंट की वेरी करनी है, माइक्रो कंट्रोलर वो प्रोसेस करके कंट्रोल करता है। इन्वर्टर को वो एक तरह से आप कह सकते कमांड देता है कि भाई तुम इतने फ्रिक्वेंसी में डीसी करंट को एसी करंट में चेंज कर दो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक कार 0 से 200 की स्पीड पर जस्ट 2 सेकेंड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेलरेट कर सकती है। 200 kmph की स्पीड बहुत ज़्यादा है ये, जो ऐसा डीजल पेट्रोल व्हीकल्स में नहीं हो सकता। तो मोटर कंट्रोलर का ये फंक्शन है कि भाई वो बहुत तेज़ी से कमांड देता है मोटर्स को, और मोटर्स को बहुत तेज़ी से घुमाता है, जिससे व्हील्स की स्पीड हम जब चाहें तब बहुत तेज़ी से ऑपरेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग में भी यूज़ हो सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि ये जानेगा कि एक्सेलरेटर पर कितना प्रेशर पड़ना है और कितने प्रेशर की वजह से हमें कितना करंट हमें फ़्लो कराना है इंडक्शन मोटर पर। ये कंट्रोल करके ये ऑटोमेटेड ड्राइविंग में भी यूज़ हो सकता है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का मेन रोल जो है माइक्रो कंट्रोलर पूरा करता है। अब काफ़ी कैलकुलेशंस तेज़ी से कर सकता है ये, जैसे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग में बहुत हैवी कैलकुलेशंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो ये करेगा। कैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग पहले होती क्या है? रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो एनर्जी हमारी यूजुअली लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग द ब्रेकिंग प्रोसेस। किसी भी कार या बाइक को हम जब रोकते हैं तो दो पार्ट्स आपस में रगड़ खाते हैं, मतलब फ्रिक्शन डेवलप होता है। फ्रिक्शन की वजह से हीट में एनर्जी का लॉस हो जाता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो उस हीट एनर्जी को हम कैसे वापस रिवाइव कर सकते हैं, या फिर फ्रिक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होगा क्या कि मोटर पहले क्या कर रहा था, करंट ले रहा था बैटरी से और उसको ट्रांसमिट कर रहा था रोटेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन को वो आगे भेज दे रहा था व्हील्स तक, व्हील्स घूम रही थी। बट जब ब्रेक लगाएंगे तो ये जो मोटर है ये जनरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे जनरेटर में कन्वर्ट होगा? जनरेटर पहले होता क्या है, जो घरों में आप जनरेटर देखा होगा, आप जनरेटर को एक बार बस रोटेशनल मोशन दे देते हैं, आप एक बार घुमा देते हैं जनरेटर को, और डीजल उसमें पहले से रहता है, तो जनरेटर को घुमाना है बस आपको, और वो करंट आपको प्रोड्यूस करता रहेगा, जिस करंट से पूरे घर में लाइट आती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है। तो जनरेटर को क्या करना था, घुमाना था सिर्फ, और कंटिन्यूसली घुमाना है, वो करंट देता रहेगा। वैसे ही मोटर हमारा जनरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? व्हील्स जब ब्रेक लगाया
व्हील्स तो रुक रही हैं बट हमारा मोटर घूम रहा है, अपने आप घूम रहा है, क्योंकि घूमने की टेंडेंसी तो रख ही रहा था ना, वो बहुत तेज़ी से घूम रहा था, अचानक से तो रुकेगा नहीं, घूम रहा है। और वो जनरेटर में कन्वर्ट हो चुका है। ऑप्टिमम करंट कम कर दिया है माइक्रो प्रोसेसर ने, कैलकुलेशंस का काम यहाँ पे आता है। करंट का काम को ऑप्टिमाइज़ कर दिया है माइक्रो कंट्रोलर ने, करंट को कम कर दिया है। मोटर अपने आप घूम रहा है और करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इसी करंट को हम यूज़ कर लेते हैं बैटरी को चार्ज करने में, मतलब कि धीरे धीरे स्मॉल अमाउंट्स में भी बैटरी चार्ज होता रहेगा जब जब हम ब्रेक मारेंगे। बहुत बड़ा एडवांटेज है ये माइक्रो कंट्रोलर का। अगले कुछ एडवांटेजेस हैं सेफ्टी मेजर्स से रिलेटेड। जब हम चार्ज करते हैं, जब हम अपने घरों में प्लग लगाएंगे, चार्जिंग प्लग व्हीकल को चार्ज करने के लिए, तो करेगा क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी बैटरीज तक और बैटरी करंट लेगा, लेकिन मोटर भी उस सर्किट में जुड़ा हुआ है बैटरी से। तो चार्जिंग प्रोसेस में माइक्रो कंट्रोलर मोटर को बिल्कुल सर्किट के बाहर कर देता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने के, मोटर के जुड़े होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस थे वो रुक गए, डैमेज होने के सर्किट के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए। ये करता है वो काम चार्जिंग के ड्यूरेशन में। और वो ये भी इंडिकेट करता है कि बैटरी कितनी चार्ज्ड है, बैटरी का चार्जिंग लेवल कितना है, ओवर चार्ज तो नहीं हो रही या फिर अंडर चार्ज तो नहीं है, ये भी इंडिकेट कर देता है माइक्रो कंट्रोलर। अगला जो फंक्शन है उसका कि भाई टेम्परेचर भी बता देता है कि बहुत ज़्यादा ओवर द लिमिट नहीं चला गया टेम्परेचर। जब कार चल रही है, मोटर बहुत हाई स्पीड से घूम रहा है और हाई स्पीड से अगर घूम रहा है तो हीट डेवलप होगी, हीट डेवलप होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो भी हैं पूरे व्हीकल में, तो उसकी वजह से उनके ख़राब होने के चांसेस या डिसफंक्शनल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उस टेम्परेचर को वो कंट्रोल करता है और माइक्रो कंट्रोलर ये भी कंट्रोल करता है कि भाई कब व्हीकल को रोक देना है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करता है वो बिना व्हीकल को रोके, वो एक्टिवेट कर देता है कूलिंग सिस्टम को। शुरू में मैंने ये टर्म बोला होगा आपसे पहली ही स्लाइड में, कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम हर एक व्हीकल में यूज़ होता है, क्योंकि हर एक व्हीकल में, भले वो पेट्रोल डीजल व्हीकल हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हीट इतना डेवलप होता है कि उसे ठंडा करना होता है पार्ट्स को। कूलिंग सिस्टम यही काम करता है। आप देख सकते हैं इन्वर्टर्स की सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है कोई और जिसका इंटरेस्ट हो इन्वर्टर की सर्किट को जानने में, ऐसा सर्किट होता है इन्वर्टर का। बाकी कंपोनेंट्स के बारे में हम देख लेते हैं। चार्जर होता है पहला, तो हम प्लग को यहाँ पे लगाते हैं जिससे बैटरी चार्ज होती है। कंट्रोलर कंट्रोल करता है कि भाई कितना चार्ज होना है और सर्किट के बाहर रख देता है मोटर को। अब जो चार्जिंग होती है वो 3 लेवल्स पे हम कर सकते हैं, मतलब 3 अलग अलग टाइप के चार्जर्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, ऐसा समझिए आप। लेवल 1 चार्जिंग जो होती है, बेसिक होम चार्जिंग, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है चार्ज करने में, बट जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट होता है 120 वोल्ट प्लग ही रिक्वायरमेंट है इसको चार्जिंग के लिए। और ये 3 से 4 माइल पर आवर इस रेट से चार्ज कर सकती है किसी भी व्हीकल को। 3 से 4 माइल पर आवर का मतलब ये हुआ कि आपने 1 घंटे चार्ज पे लगाया व्हीकल को तो 3 से 4 माइल वो चल पाएगा। अब जो आता है अगला लेवल वो है EVSE होम चार्जिंग। काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आजकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इलेक्ट्रीशियंस ये ऑफ़र देते हैं कि भाई आप ख़रीद लो हमसे EVSE होम चार्जिंग, और ये इलेक्ट्रीशियंस ही इंस्टॉल करते हैं घर पे। और ये 240 वोल्ट के प्लग की रिक्वायरमेंट लेते हैं आपसे, 240 वोल्ट। और बट इनकी चार्जिंग जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है बेसिक होम चार्जिंग से। ये कम से कम 60 माइल्स पर आवर की रेट से चार्ज कर सकते हैं आपके व्हीकल को। अब अगला लेवल और सबसे बेस्ट जो फैसिलिटी है चार्जिंग की वो है DC फास्ट चार्जिंग स्टेशंस। ये पेट्रोल स्टेशंस जैसे डेवलप हुए हैं देश भर में, वैसे ही ये डेवलप होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंडर आएंगे ये DC फास्ट चार्जिंग स्टेशंस।
और इनकी चार्जिंग रेट जो है वो 100 माइल्स पर आवर है। और ये इतनी ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि भाई घर पे इन्हें डेवलप नहीं किया जा सकता, बट ये रेट बहुत ज़्यादा देते हैं चार्जिंग का। 100 माइल्स पर आवर मतलब कि अगर आपको 200 माइल्स पर आवर 200 माइल्स आपका 2 घंटे में हो रहा है। आपको अगर ट्रैवल करना है, मान लीजिए 200 माइल्स जाना है, तो आप 2 घंटे चार्ज पे लगाइए अपने व्हीकल को और फिर आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं इतनी डिस्टेंस को आराम से। अगला जो कंपोनेंट है ऑन बोर्ड चार्जर के बाद वो है बैटरी, जिसके बारे में आपको बताया ही है ब्रीफ में अभी तक। फिर आता है थर्मल सिस्टम कूलिंग, जिसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में पिछले ही स्लाइड में बताया था। अब मैं बताता हूँ कि देखिए, मान लीजिए ये पार्ट गर्म हुआ है आपका, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है इस पर, माइक्रो प्रोसेसर ने सेंस किया, सेंसर्स के थ्रू कि टेम्परेचर इस पार्ट का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो भाई अब वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा थर्मल सिस्टम को। और थर्मल सिस्टम एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें कोई सा भी लिक्विड फ्लो हो रहा होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जनरली ग्लाइकोल फ्लो होता है, और ग्लाइकोल फ्लो होता है, मान लीजिए इधर ये हॉट पार्ट था, यहाँ से वो हीट जो भी मिल रही थी वो ले लेगा, इस पार्ट को वो ठंडा रख देगा और आगे फ्लो हो जाएगा। खुद हीट लिया उसने तो खुद टेम्परेचर बढ़ा लेगा अपना और कंपोनेंट का टेम्परेचर कम कर देगा, ऐसा कह सकते हैं आप। और सिंक में जाके फिर से रिसाइकिल हो सकता है ये ग्लाइकोल। ऐसे काम करता है थर्मल सिस्टम आपका। अगला है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, जो इंडक्शन मोटर के अलावा बाकी कंपोनेंट्स हैं, लाइक हॉर्न, लाइक हेडलाइट्स, लाइक बाकी लाइट्स और एफएम रेडियो, टीवी, जो भी व्हीकल में है फिट, उन्हें आप ऑपरेट कर सकते हैं दूसरी बैटरी से डीसी टू डीसी कन्वर्टर के थ्रू। मतलब कि डीसी बैटरी से हमें कुछ करंट तो मिला, बट कम वोल्टेज पे चाहिए हमें बाकी सारे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए, तो हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर का यूज़ करते हैं उसके लिए। अब आगे चलते हैं, कंपैरिजन देखते हैं कंबशन इंजन्स जो कि पेट्रोल डीजल व्हीकल्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच में। सबसे पहला जो और मेन कंपैरिजन हो सकता है वो हो सकता है मोशन को हम कितनी आसानी से हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से हम ट्रांसमिट कर पा रहे हैं। ये है आपका इंजन व्यू किसका, पेट्रोल डीजल व्हीकल का। ये है सिलेंडर, आपने देखा होगा 150 सीसी 220 सीसी, ये बोला जाता है ये इसी इंजन में जितना वॉल्यूम होता है उसके बेसिस पे बोला जाता है एक सिलेंडर के वॉल्यूम में। और इधर 4 सिलेंडर का इंजन है ये। तो देखिए ये सिलेंडर है, यहाँ से आपका फ्यूल और एयर इनटेक होता है, ये है आपका पिस्टन, ये क्लच है, यही आगे जाके आपका कनेक्ट होता है लीवर से, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जनरली पाया जाता है बाइक्स में। और ये फ्लाईव्हील है, इसकी डिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल। तो शाफ्ट है ये, जहाँ पे मोशन ट्रांसमिट करेगा इंजन, और यही यहाँ से ही मोशन आगे चला जाता है व्हील्स तक। ये घूमेगा तो आगे ट्रांसमिशन आएगा, ट्रांसमिशन की जो एक जगह से मोशन को दूसरी जगह ले जाता है, या फिर एक लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है, वो होता है ट्रांसमिशन। तो ये यहाँ से रोटेशनल मोशन जो घूमने की टेंडेंसी है, ये आगे व्हील्स तक पहुँचाएगा ये शाफ्ट। तो अब इधर तो हमें क्या हो रहा है, इधर कंबशन इंजन में फ्यूल कंबशन हो रहा है, वो पिस्टन को मूव करा रहा है ऊपर नीचे, मतलब कि लीनियर मोशन मिल रहा है। अब इस लीनियर मोशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है रोटेशनल मोशन में। इसकी वजह से काफ़ी वियर एंड टीयर मतलब घिसावट या फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो अगर हम देखें आगे, अगला एडवांटेज जो है कि भाई ट्रांसमिशन बहुत हैवी नहीं चाहिए होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और लार्ज गियर बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्पीड को बहुत कम स्पीड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है पेट्रोल डीजल व्हीकल में।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा होता है और हमें व्हील्स पे उतनी ज़्यादा आरपीएम की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत तो होती है आरपीएम की, बट व्हील्स पे हमें उतनी आरपीएम की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए हम गियर्स लगाते हैं, और व्हील को अगर हमें अलग अलग स्पीड पे घुमाना है, हमें कार की स्पीड चेंज करनी है, तो हमें गियर बॉक्स की ज़रूरत पड़ती ही है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो मैंने आपको बता ही चुका है ऑलरेडी कि स्पीड को जो वेरी करने का काम है वो माइक्रो कंट्रोलर ईज़िली कर लेता है। अगला एडवांटेज है रिस्पॉन्स रेट का। रिस्पॉन्स रेट काफ़ी बेटर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ना कि किसी मैकेनिकल मोशन का यूज़ किया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ रिस्पॉन्स करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन, मतलब कि कम सेकंड में बहुत ज़्यादा स्पीड पे हम पहुंच सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से। इसमें कोई कार्बोरेटर या कोई मैकेनिकल कंपोनेंट का यूज़ नहीं होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में। कार्बोरेटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल डीजल व्हीकल्स में कार्बोरेटर फ्यूल कितना सप्लाई करना है, कितने अमाउंट में, कितनी तेज़ी से सप्लाई करना है, ये कार्बोरेटर कंट्रोल करता है। जैसे कि ढलान आ रही है, ढलान पे जाना है तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो कार्बोरेटर ज़्यादा फ्यूल सप्लाई करता है। और अगर स्मूथली चल रहा है व्हीकल तो कार्बोरेटर कम सप्लाई करेगा फ्यूल को। तो ये जो फ्यूल का सप्लाई कम बढ़ाना ये कार्बोरेटर कर रहा था। बट ये सारे काम उधर तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट तो कम होती है, बट उनका रिपेयरमेंट भी मुश्किल होता है। तो ये एक तरह से एडवांटेज डिसएडवांटेज हो जाता है कि भाई अगर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी अगर बाय चांस पार्ट कोई डैमेज हो गया या फिर कोई पार्ट ख़राब हो गया तो वो बहुत मुश्किल से रिपेयर होगा और हमें नया ही पार्ट मैक्सिमम टाइम्स में यूज़ करना पड़ेगा। बट डीजल पेट्रोल इंजन में ये सारे पार्ट्स ऐसे आसानी से रिपेयर हो सकते हैं। बहुत ही कम पार्ट्स को फिर से परचेज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला एडवांटेज है कि कोई स्मोक, कोई नॉइज़ नहीं होता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। आप समझ ही सकते हैं कि फ्यूल जो यूज़ हो रहा है पेट्रोल और डीजल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ऐसा कोई सा भी फ्यूल यूज़ नहीं होता है। कोई स्मोक नहीं डेवलप होगा, कोई नॉइज़ नहीं होगी, क्योंकि इधर कोई सा भी लीनियर मोशन वियर एंड टियर नहीं दे रहा है। आपने सुना होगा कि साइलेंसर यूज़ होता है पेट्रोल डीजल व्हीकल में, वो नॉइज़ को कम करने के लिए काम आता है। फिर भी इतना नॉइज़ हमारी व्हीकल्स फिर भी देती हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत मिनिमम अमाउंट का नॉइज़ जनरेट होगा। तो एयर पोल्यूशन के अलावा नॉइज़ पोल्यूशन भी एक एडवांटेज मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। ये प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्जन पे रन करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूँ मैं अगर तो। क्यों, मैंने आपको बताया कि जो बैटरीज़ होती हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोर करती हैं, और फिर वो जब ट्रांसमिट करती हैं आगे पावर इंडक्शन मोटर को किस फॉर्म में करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करती हैं, डीसी करंट के फॉर्म में करती हैं। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन अलग है। आईसी इंजन का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन प्योरली मैकेनिकल बेसिस पे है, और यूज़ जो होता है केमिकल एनर्जी। फ्यूल और डीजल में भी केमिकल एनर्जी होती है, और थर्मल एनर्जी, मतलब कि जब उन्हें कंबशन करते हैं तो हमें थर्मल एनर्जी मिल जाती है। तो दोनों का प्रिंसिपल इस तरह से वेरी करता है, डिफर करता है। ड्रॉबैक्स क्या हैं अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ये डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइवर्स जो हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर और उनकी हैंडलिंग के ऊपर, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर बहुत ज़्यादा एडवांस अगर है तो वो ऑटोमेटेड ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी बियर कर पाएगा। बट आज अभी तो इस पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है। इस फेज़ में हर इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑटोमेटेड ड्राइविंग नहीं है। तो ड्राइवर को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा, बेसिकली ये कहना चाहता हूँ मैं। और इंटरमिटेड चार्जिंग,
जैसे कि व्हीकल्स, पेट्रोल व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स से हम पेट्रोल स्टेशन जगह जगह मिल जाते हैं, या फिर हम पेट्रोल को अगर किसी कंटेनर में स्टोर भी किया हुआ है तो हम इजीली हमें फेच कर सकते हैं पेट्रोल और डीजल को। बट हम इलेक्ट्रिसिटी हर जगह इजीली फेच नहीं कर सकते, तो उसको हर कुछ माइल्स की या कुछ किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे चार्जिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। अब एक और चैलेंज जो आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है इंडिया में और करने की रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि पूरा जो अगर देखा जाए ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो हमारे देश की लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी को सपोर्ट करता है। अगर हम चार्जिंग स्टेशन जगह जगह नहीं बना पाएंगे तो मोबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी देश में। और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और आपके कंबस्टिबल पेट्रोल डीजल व्हीकल्स, इन दोनों में बैलेंस भी अभी बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप होंगे पेट्रोल स्टेशंस को रिप्लेस करना शुरू करेंगे, बट अल्टीमेटली उन्हें अभी टाइम है आने में। तो हमें बैलेंस भी एक बना के रखना है कि भाई सारे ऑर्डर्स का भी ख्याल रखना होगा कंपनीज़ को, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, कि भाई हमारी पेट्रोल व्हीकल्स जो सप्लाई जा रहा है उसके हिसाब से हमें कितने सप्लाई लेना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और जो चार्जिंग स्टेशन और पेट्रोल स्टेशन हमें डेवलप करना है, इन सब का भी ख्याल रखना होगा। कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉल्यूशन का ध्यान तो दे ही नहीं रहा है। इनडायरेक्ट पॉल्यूशन क्यों करेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल? क्योंकि भाई जब आप चार्ज करोगे इलेक्ट्रिसिटी इतना हैवी अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो थर्मल पावर प्लांट्स पे प्रेशर पड़ेगा, और वो भी पॉल्यूशन पे तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं। तो इनडायरेक्ट पॉल्यूशन तो बढ़ेगा ही। हाँ, रोड्स पे डायरेक्ट पॉल्यूशन नहीं होगा, ये एक इसका फ़ायदा है, बट इस पे भी काम करने की काफ़ी ज़रूरत है कि चार्जिंग हम फास्ट कर पाएँ और कम से कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे हम काम कर पाएँ। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो है अवेलेबिलिटी ऑफ द लिथियम रिसोर्सेज। और जो मैंने आपको बताया था बैटरीज़ किससे बनती हैं, कोबाल्ट, ग्राफाइट, इन सब की रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लिथियम आयन, लिथियम रिजर्व्स इंडिया में बहुत कम पाए जा रहे हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। हालांकि एक ही रिज़र्व बहुत जो सस्टेन कर सकता है कुछ टाइम तक, वो मिला है हमें। इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा आगे। लिथियम आयन बैटरी, इसके सोर्सेज जो मैं बता रहा था आपको कि कहाँ से आता है, इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया में तो रिजर्व्स पाए ही नहीं जाते। एक पाया गया है जो कि कुछ टाइम तक चले, वो हैं मेनली ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अर्जेंटीना। इंडिया थोड़ा ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है और मेनली बाकी का लिथियम ट्रायंगल से इंपोर्ट करता है। लिथियम ट्रायंगल क्या है? 3 कंट्रीज़ जो पूरे वर्ल्ड का 75% एग्जिस्टिंग लिथियम रिजर्व रखे हुए हैं अपने पास, वो है लिथियम ट्रायंगल। ये देखिए, ये है लिथियम ट्रायंगल, बोलिविया, चाइल, और तीसरी आपकी जो कंट्री है अर्जेंटीना। ये सारे आपका 75% ऑफ लिथियम रिजर्व रखे हुए हैं अपने पास। इससे इंडिया को एक नीड पड़ जाती है कि वो
अपने घर में एक तो लिथियम रिजर्व्स को ढूंढे और उसको एक्सप्लोर करे, जैसा हुआ भी 2020 में कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का पहला लिथियम डिपॉजिट साइट पाया गया 14,000 टन्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली लिथियम ट्रायंगल के, बट है, काफ़ी है। तो इंडिया में भी अपने लिथियम आयन बैटरीज बनाने की जो प्रोसेस है या प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, शुरू हो चुकी है इनफैक्ट, क्योंकि ग्राफाइट रिजर्व्स में तो इंडिया है ही आगे। ग्राफाइट इंडिया में सेकंड नंबर पे रिजर्व्स पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। लीडिंग जो रिजर्व होल्डर है वो है चाइना। तो एवरेज जो अगर देखा जाए इंडिया में जो एवरेज लिथियम आयन बैटरी का प्राइस है वो है ₹20,000 और यूएस में है $200 to $500। हाँ, हालांकि इंडिया में रिसर्च डेवलपमेंट रिसेंटली ही चालू हुआ है लिथियम आयन बैटरीज पे, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली अगर कहा जाए तो प्राइस हल्का सा ज़्यादा है यूएस के कंपैरिजन में, बट काफ़ी चीज़ें हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा R&D की ज़रूरत है और कुछ मॉडिफिकेशंस जो अभी पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में और बैटरीज़ लिथियम आयन बैटरीज़ में अगर देखा जाए स्पेसिफिकली हम कर सकते हैं, वो उसके बारे में बता देता हूँ आपको। मोटर, मैंने आपको मोटर के बारे में बताया था। जनरली इंडक्शन मोटर यूज़ होता है, AC इंडक्शन मोटर, बट परमानेंट मैग्नेट मोटर भी यूज़ हो सकता है, क्यों, लेकिन हम वो करते नहीं। क्यों? क्योंकि इंडक्शन मोटर ज़्यादा एडवांटेजेस देता है, उसके परमानेंट मैग्नेट मोटर के एडवांटेजेस कम पड़ जाते हैं, बट हम उन दोनों का हाइब्रिड बना के दोनों के कलेक्टिव एडवांटेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर हमें रिसर्च की ज़रूरत है। बैलेंसिंग और डिज़ाइन व्हीकल होता क्या है, देखिए पहले क्या होता था, एक सिंगल हैवी बैटरी होती थी, वो यूज़ होती थी पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में। एक सेल होता था या 2 सेल होते थे, उन पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आता था, जैसे ही वो डिस्चार्ज होने लगते थे उन पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आता था, हीट बहुत डेवलप कर देते थे वो, और एक ही जगह पे उनका वेट पूरा कंसंट्रेट हो जाता था, सबसे जो बड़ी बात है वेट। बट अभी जो टेस्ला ने इनोवेशन जो किया है रिसेंटली अपने मॉडल एस कार में, वो ये किया कि उसने बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्मॉल बैटरीज ले आई, वो एक सिंगल बैटरी की को रिप्लेस करके, मतलब हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स में ले आई, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में स्मॉल बैटरीज को वो, और उन्होंने रखा भी कैसे, बैलेंस्ड वे में। एक जगह पे वेट नहीं पड़े, उसका पूरा बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन्होंने। जो अगला मॉडिफिकेशन हो सकता है और होना ही चाहिए, बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट, ये रेवोल्यूशन माना जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो है कि सोलर चार्जेबल बैटरीज़ का इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो आप अज्यूम करिए, एक बार सोचिए कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से ले रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करके ले रहे हैं, अगर हम बैटरी को चार्ज कर लें सोलर एनर्जी से ही, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट हो रहे हैं। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या यूज़ होता है, फॉसिल फ्यूल ही यूज़ होता है अल्टीमेटली, ठीक है। तो अगला जो मॉडिफिकेशन हो सकता है और हो भी चुका है, आई थिंक ये टेस्ला ने ही किया है और बहुत सारी कंपनीज़ ने भी किया है, वो है कि लिथियम आयन बैटरी को कॉम्पैक्ट बना दिया है। जो कैथोड और एनोड मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, कैथोड एनोड का, वो शीट्स थी। अब इन शीट्स को आप रोल करके सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी एक के ऊपर एक रोल कर सकते हैं और सिलेंड्रिकल फॉर्म में कॉम्पैक्ट बना सकते हैं बैटरीज़ को। पहले बैटरीज़ कॉम्पैक्ट नहीं रहती थी इतनी, बट इसमें ये पॉसिबिलिटी आ जाती है। प्रोटेक्शन जो रिक्वायरमेंट है लिथियम आयन बैटरीज़ को बहुत ज़्यादा है। लिथियम आयन बैटरी का ये ड्रॉबैक है एक, कि भाई उसको आप बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं कर सकते, मतलब कि 100 के अप्रॉक्स चार्ज नहीं कर सकते, 100% के अराउंड, और 5% 10% के अराउंड डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो जो सेफ्टी लिमिट के अंदर या फिर जो ऑप्टिमम लिमिट रखनी चाहिए
मैं आपको सजेस्ट करता हूँ अपने फ़ोन की भी लिथियम बैटरीज़ की अगर चार्ज आपको करना है तो 15 to 85% रखिए। और फिर लाइफ जो होती है वो 1000 होती है, 1000 साइकिल्स, मतलब 1000 टाइम्स आप रिचार्ज कर सकते हैं लिथियम आयन बैटरीज़ को। और एजिंग, ये सेल्फ एजिंग भी होती है इनमें। लिथियम आयन बैटरीज़ का एक ड्रॉबैक और है कि ये अपने आप ही डिस्चार्ज हो सकते हैं, भले यूज़ में ना हो, बहुत ही धीरे स्पीड से डिस्चार्ज होंगे बट होंगे। अब फाइनली हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रोड पे अभी फ़िलहाल हैं, जो एस्टिमेट लगाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो 15 आपके 1,50,000 से भी ऊपर हैं, 1,50,000 से भी ऊपर। और ये कंटिन्यूसली ग्रो भी हो रहा है। सबसे पॉजिटिव जो नोट पे अगर मैं बोलूँ तो ये ग्रो भी हो रहा है। इनफैक्ट कोविड पैंडमिक के दौरान भी ये ग्रो ही हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रोड्स पे आना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन। और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये निकाला है। इसने भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे, और इसका फ़ेज़ 1 हो भी चुका है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। फेम की वेबसाइट है ये, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री द्वारा ऑपरेट होती है। फेम का फ़ेज़ 2 जो कि लॉन्च हुआ था 2017 में, 2017 में जब लॉन्च किया तो ये देखा कि हमें और ज़्यादा सब्सिडी और इंसेंटिव्स की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट ने रोल आउट कर दिए 10,000 इन्वेस्टमेंट फंडिंग इस तरफ। और इसका टारगेट भी है कि भाई 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस ये रोड पे ले आए आने वाले कुछ सालों में। और आपने सुना होगा न्यूज़ में कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ मिनिस्टर हमारे नितिन गडकरी जी जो हैं, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से काम करवाया है अपनी कंट्री में, खासकर बॉर्डर डेवलपमेंट में भी। उन्होंने प्रपोज़ किया, बताया उन्होंने कि नीति आयोग ने भी ये प्रपोज़ किया और उन्होंने भी ये प्रपोज़ कर रखा है आयोग में कि भाई 3 व्हीलर्स जो हैं वो बंद हो जाएं 2023 तक। 3 व्हीलर्स कौन से? पेट्रोल डीजल पे जो ऑपरेट होती हैं उनका बिकना बंद हो जाए कंट्री में, और 2 व्हीलर्स जो पेट्रोल डीजल वाले हैं वो बंद हो जाएं मार्च 31, 2025 तक। अब जो एक और इनिशिएटिव लिया गया इसरो द्वारा, इसरो ने ऐसी 10 कॉम्पिटेंट इंडियन कंपनीज़ को सेलेक्ट किया एक कॉन्फ्रेंस में। आप देख सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस है, उसकी पिक्चर है जब ये हो रहा था कि भाई वो अपनी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे और 1 करोड़ रुपीज़ में वो इस टेक्नोलॉजी को गिव अवे कर रहे थे 10 कॉम्पिटेंट कंपनीज़ को। एक उनमें से जो कंपनी है अमराजा लिमिटेड है, अमराजा बैटरीज़ लिमिटेड, ये सबसे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है लेड एसिड बैटरीज़ की पूरे इंडिया में। ये सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेड एसिड बैटरीज सप्लाई करती है ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ को, और इंडस्ट्रीज़ कोई सी भी हों सबको लेड एसिड बैटरीज़। और दूसरी जो कंपनी थी, ऐसे तो 10 कंपनीज़ हैं बट मैं दो के बारे में आपको बता रहा हूँ। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है उनमें से एक। और अब तो इतना प्रमोशन और इंसेंटिव्स, टैक्स सब्सिडीज़ मिलने के बाद हमारे जो 2 व्हीलर पेट्रोल डीजल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स थे, बजाज, TVS, हीरो, इन्होंने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स निकाल दिए हैं मार्केट में। और ये कम्पीट अब कर रहे हैं जो स्टार्टअप्स या फिर कंपनीज़ जो कि प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती हैं उनसे। जैसे एग्जांपल ओकिनावा है जापान की, एथर है इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो ये इनिशिएटिव्स हैं। अगला इनिशिएटिव जो एक और काफ़ी
अलग पर्सपेक्टिव से देखा गया है वो है खानिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसको सेटअप किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो ये जाके लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज़ में अपने रिजर्व्स को एक्वायर करेगा, उन्हें ख़रीदेगा, ताकि इंपोर्ट जो हो वो काफ़ी सस्ते में हो पाए लिथियम का अपनी कंट्रीज़ में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में। तो इंडिया ने पहला लिथियम रिफाइनरी भी बना लिया है गुजरात में। मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी ये बना रही है 1000 करोड़ रुपीस में। कर्नाटका ने गवर्नमेंट, जो कि इंडिया की लीडिंग अगर कह सकते हैं हाईटेक स्टेट्स में से एक है, उसने भी प्रपोज़ल दिया है और अपनी पॉलिसी अकॉर्डिंगली बना ली हैं कि भाई वो 100% इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स 2030 तक उतार दे रोड्स पे। ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने आपको बताया था कि लिथियम रिजर्व्स पाए जाते हैं बहुत हैवीली। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रेड पॉलिसीज़ अपनी बनाई हैं और इंडियन और यूएस गवर्नमेंट के साथ उन्होंने पैक्ट्स किए हैं कि भाई जो सप्लाई चेन चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रखा था, स्पेशली रेयर अर्थ मेटल्स के लिए, रेयर अर्थ रिसोर्सेज जैसे लिथियम, जैसे कि और भी हैं कोबाल्ट, इन जैसे ग्रेफाइट, इन सब पे डिपेंडेंसी बहुत कम करने की ज़रूरत है अभी पूरे वर्ल्ड को। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी ऐसे ट्रेड पैक्ट्स किए हैं जिससे दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा हो। अब ये सारी तो पॉलिसी मेकिंग थी, बट काफ़ी चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे घरों की बिल्स तो बढ़ाएगा, बट पेट्रोल और डीजल के बिल्स तो कम ही करेगा। और बहुत ज़्यादा रैपिड चेंज आ रहा है ये हमारे पूरे मोबिलिटी में, तो इसलिए इंडिया में अगर रैपिड चेंज आता है तो उसको फ्रिक्शन ज़रूर मिलता है, रेजिस्टेंस बहुत मिलता है, लोगों को मुश्किलें होती हैं, लोगों को दिक्कतें होती हैं, बट ये काफ़ी पहले से फेम स्कीम ने दूर करने की कोशिश की है। और आई होप सो इंडियन गवर्नमेंट आगे भी ऐसे पॉलिसी चेंजेस करते रहे जिससे जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम रहे अपनी कंट्री में। थैंक यू। काफ़ी लंबी वीडियो थी, बट आई होप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही हो। और ये हमारे चैनल के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन्हें विज़िट कर सकते हैं, इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।